रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप भी इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने एक वीडियो लेक्चर में इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें ताकि जो भी आज हम डिस्कस करेंगे वो आपको इजीली से अंडरस्टैंड हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास इकोनॉमिक्स से, यानी अर्थशास्त्र से। तो जनरली इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जहां पे हम एक इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे किया जाए ये हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स में। अब एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो एक इकोनॉमी की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे किस चीज़ की प्रोडक्शन की जाए, कैसे प्रोडक्शन की जाए और किसके लिए प्रोडक्शन की जाए, what to produce, how to produce and for whom to produce। और बात करें जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या है? ये करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। तो इनमें भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे किया जाए ये हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स की सेकंड डेफिनेशन बहुत इजी डेफिनेशन है जिसमें हमने ये डिस्कस किया था। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस वेयर ए कंज्यूमर वांट्स, जहां पे एक कंज्यूमर क्या चाहता है? एक कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड अ प्रोड्यूसर wants maximum production or a society wants maximum social welfare। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जहां पे एक कंज्यूमर क्या चाहता है? एक कंज्यूमर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? एक प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्रोडक्शन। अगर एक प्रोड्यूसर की मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी तो उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। और इस सोसाइटी, हमारी सोसाइटी क्या चाहती है? हमारी सोसाइटी चाहती है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। जो कैसे होगा? वो होगा अगर हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा, हमारे सोसाइटी में अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, हमारी सोसाइटी में अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा, हमारी सोसाइटी में अच्छे इंस्टीट्यूशन होंगे, अच्छे स्कूल्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा अच्छा होगा, तो डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमी है उसका सोशल वेलफेयर होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक इकोनॉमी की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका सल्यूशन कैसे किया जा सकता है, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड होती हैं हमारी किस चीज से? ये रिलेटेड होती हैं हमारी स्कैरसिटी से, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्कैरसिटी के बारे में डिस्कस किया था रॉबिन्स ने कि इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेटेड है किस चीज से? स्कैरसिटी से। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है किससे? स्कैरसिटी से। ऑल सोसाइटीज फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम in which how to use the limited resources
तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है किस चीज़ से, वो रिलेटेड है स्कैरसिटी से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड है स्कैरसिटी से। स्कैरसिटी के बारे में डिस्कस किया था रॉबिन्स ने, जिन्होंने एक बुक पब्लिश की थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, ऑल सोसाइटी फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो सारी की सारी सोसाइटी फेस करती हैं प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इन विच हाउ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज या हाउ टू मेक द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द रिसोर्सेज। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे निकाल सकते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या क्या कॉजेज हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स। सेकंड है लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके क्या अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे थर्ड नंबर पे। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, अनलिमिटेड वांट्स से। तो जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी सारी वांट्स को कंप्लीट कर पाए। तो हमारी वांट्स क्या हैं? हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। हमारी वांट्स टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होती हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। जैसे बात करें 90s की, तो 90s में क्या था, सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आया। तो सिर्फ कुछ ही फैमिलीज़ हमारी इकोनॉमी में ऐसी थी जिनके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था। उसके बाद क्या हुआ, सभी के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी आ गया। उसके बाद कलर्स टीवी आया। तो स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ ही हमारी इकोनॉमीज़ में ऐसी फैमिलीज़ थी जिनके पास कलर्स टीवी था। फिर बाद में क्या हुआ, सभी लोगों के पास कलर्स टीवी आ गया। उसके बाद क्या हुआ, एलईडी आई। स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ लोगों के पास एलईडी थी, फिर बाद में सभी लोगों के पास एलईडी आ गई। तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा, इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी जो वांट्स हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ हमारी जो वांट्स हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ हमारी जो वांट्स हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, ये हमने इस एग्जांपल से समझा। अब सेकंड पे आता है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। एक लिमिटेड पैसा हमारी जेब में है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास पैसा है वो क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। हम कभी भी लिमिटेड रिसोर्सेज से तो हम बोल सकते हैं कि वी कैन नेवर कंप्लीट आवर अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। हम कभी भी जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे आता है कि बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका हम बेस्ट अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं। ये हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट में, थर्ड नंबर पे। बट दे हैव अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं। जैसे मेरी जेब में था 1000 रुपीज़ और मेरी जो वांट्स थी वो अनलिमिटेड थी, वो कितनी थी, 2000 रुपीज़ की। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकता हूँ कि मेरे लिए जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकता हूँ। तो ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड है स्कैरसिटी से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू स्कैरसिटी। जो कॉन्सेप्ट दिया था किसने, रॉबिन्स जी ने वो कॉन्सेप्ट दिया था स्कैरसिटी का, जिसमें उन्होंने बात की थी लिमिटेड रिसोर्सेज की, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं।
ऑल सोसाइटी फेसेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी इकोनॉमिक हैं, वो सारी की सारी फेस करती हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, इन विच हाउ टू मेक द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द रिसोर्सेज, कि कैसे जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट अल्टरनेटिव निकालें। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा अनलिमिटेड वांट्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारी वांट्स हैं वो टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होती रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग हुई थी ब्लैक एंड वाइट टीवी से, और धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट से कलर्स टीवी से एलईडी। तो कहीं ना कहीं टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ क्या होता है, हमारी जो वांट्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। बट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एक लिमिटेड पैसा है। तो वी कैन नेवर कंप्लीट आवर अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। हम कभी भी अपने जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो कभी भी एक लिमिटेड पैसे से कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। बट जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसका बेस्ट अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम इसका सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रायोरिटी। हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं, हम सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है, वो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। अब इसको समझेंगे हम एक एग्जांपल से। एग्जांपल बहुत इजी है। एग्जांपल में डिस्कस करेंगे एक स्टूडेंट के बारे में, कि एक स्टूडेंट की अगर देखा जाए कि क्या वांट्स रहती हैं, डेली जो उसका शेड्यूल हो रहता है। तो एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेंगे हम। जैसे ये एक स्टूडेंट है, ये कौन है, ये एक स्टूडेंट है। इनकी स्टूडेंट्स की डेली लाइफ की बात करें तो जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो मैंने यहां लिखा अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स। जैसे हमने माना कि क्या अनलिमिटेड वांट्स हो सकती हैं, हमने माना कि अनलिमिटेड वांट्स में जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट, चॉकलेट के बाद नोटबुक, एंड बॉल पेन। तो हमने माना कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की अगर वांट्स देखी जाए तो वांट्स अनलिमिटेड क्या है। एक स्टूडेंट को कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, चिप्स भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, नोटबुक भी चाहिए और एक बॉल पेन भी चाहिए। तो वांट्स हैं जो वो क्या हैं, वो अनलिमिटेड वांट्स हैं एक स्टूडेंट की। और माना कि स्टूडेंट को क्या हुआ, घर से मिले, उसके पेरेंट्स ने उसे 100 रुपीज़ दिए। कितने रुपीज़ दिए, 100 रुपीज़ दिए। और स्टूडेंट बहुत खुश हुआ कि मुझे आज 100 रुपीज़ मिले, आज मैं पार्टी करूंगा, आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करूंगा। तो क्या हुआ, अगर थोड़ा सा देखा जाए प्राइजेस के बारे में, तो कोल्ड ड्रिंक का प्राइस था 30 रुपीज़, चिप्स का प्राइस था 20 रुपीज़, चॉकलेट का प्राइस था 20 रुपीज़, नोटबुक का प्राइस था 30 रुपीज़ एंड बॉल पेन का प्राइस था 20 रुपीज़। तो अगर इनका टोटल किया जाए तो जो एक स्टूडेंट की अनलिमिटेड वांट्स थी वो थी 120 रुपीज़ की। पर स्टूडेंट के पास क्या था, जो रिसोर्सेज थे, जो पैसा था वो लिमिटेड था। जो ये 100 रुपीज़ हैं ये क्या है, ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। ये क्या है, ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक लिमिटेड पैसा है। सिर्फ जेब में कितने हैं, 100 रुपीज़। और हमारी वांट्स कितने की हैं, एक स्टूडेंट की वांट्स कितने की हैं, 120 रुपीज़ की। तो कभी भी हम अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे हम अनलिमिटेड वांट्स को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस।
जो हमारे पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस निकाल सकते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस निकाल सकते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर सकते हैं। तो क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो एक स्कैरसिटी से रिलेटेड है, जिसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था रॉबिन्स जी ने, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, जो बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की वांट्स अनलिमिटेड हैं, स्टूडेंट को क्या चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, चिप्स भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, नोटबुक भी चाहिए, बॉल पेन भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अगर टोटल किया जाए तो ये टोटल बना 120 रुपीज़, और जो स्टूडेंट के पास रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसे सिर्फ घर से 100 रुपीज़ मिले थे। तो कभी भी हम हमारा जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे हम अनलिमिटेड वांट्स को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो 100 रुपीज़ है स्टूडेंट के पास, उसके हम बेस्ट अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे एक स्टूडेंट है तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स प्रायोरिटी, एक स्टूडेंट की एज ए स्टूडेंट प्रायोरिटीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए नोटबुक, नोटबुक के बाद बॉल पेन, बॉल पेन के बाद वो उसके बाद नेक्स्ट अल्टरनेटिव्स पे जा सकता है कि उसने नेक्स्ट क्या चाहिए उसे। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो हमारा नोटबुक भी हो गया, नोटबुक भी हो गया और बॉल पेन भी हो गया। अब वो जा सकता है कोल्ड ड्रिंक और चिप्स पे, या कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स पे, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स पे। तो इस तरीके से ये हमने क्या किया, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जो हमारे पास एक लिमिटेड पैसा था, उसका हमने क्या किया, बेस्ट अल्टरनेटिव निकाले। तो ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम डिस्कस करेंगे द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं कि किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो एक इकोनॉमी की जो तीन सबसे मेन प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो सारी इकोनॉमी फेस करती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, वो रहती हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फर्स्ट है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, और जो थर्ड जो प्रॉब्लम जो इकोनॉमी फेस करती है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब किस चीज की प्रोडक्शन की जाए, किस चीज की प्रोडक्शन की जाए, ये एक इकोनॉमी की सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रॉब्लम आती है कि किस चीज की प्रोडक्शन की जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड पे आती है हाउ टू प्रोड्यूस,
कैसे प्रोडक्शन की जाए, ये एक इकोनॉमी की सेकंड प्रॉब्लम है। और एक इकोनॉमी की जो थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, व्हाट टू प्रोड्यूस से। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो एक इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है सबसे पहले नंबर पे वो ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज की प्रोडक्शन की जाए। तो यहां पे जो कंफ्यूजन रहता है एक प्रोड्यूसर को, वो रहता है दो गुड्स के बीच में, एक होती है हमारी कंज्यूमर गुड्स और दूसरी होती है हमारी कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स के बारे में हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक होती है हमारी कंज्यूमर गुड्स और एक होती है हमारी कैपिटल गुड्स। अब ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपके कॉलेज लेवल पे या +1 या +2 लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उस लेवल पे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, एक प्रोड्यूसर कंफ्यूजन में रहता है कि वो कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपका ये क्लियर होना जरूरी है कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं और कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं। तो कंज्यूमर गुड्स की बात करें, कंज्यूमर गुड्स these are those goods which we consume directly। कंज्यूमर गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं उन्हें कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बटर, मिल्क हो गया, घी। तो ये क्या है? ये कंज्यूमर गुड्स हैं। ये ऐसे ही गुड्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। कैपिटल गुड्स की बात करें तो दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड, these are those goods which are used to produce consumer goods। मैंने क्या बोला? मैंने ऐसा बोला कि कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए यूज की जाती हैं। कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए यूज की जाती हैं, उन्हें कैपिटल गुड्स बोला जाता है। तो दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हमने बटर बनाने के लिए या घी बनाने के लिए क्या किया? हमने मशीनरी का यूज किया। हमने बटर या घी बनाने के लिए क्या किया? मशीनरी का यूज किया। तो जो मशीनरी है यहां पे, मतलब जो मशीनरी है यहां पे वो क्या है? कैपिटल गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स कौन सी हैं? बटर एंड घी। तो कहीं ना कहीं जो इसका एग्जाम्पल है वो आएगा हमारे पास मशीनरी। कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल है मशीनरी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या किया? पॉपकॉर्न बनाए। किससे? जो पॉपकॉर्न मशीन होती है उससे, मतलब पॉपकॉर्न मशीन से पॉपकॉर्न तैयार किए। तो यहाँ पे जो पॉपकॉर्न है वो क्या है? वो एक कंज्यूमर गुड्स है। और कैपिटल गुड्स क्या है? एक मशीनरी जिससे पॉपकॉर्न तैयार किए गए। तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दिस आर दोज गुड्स विच वी कंज्यूम डायरेक्टली। जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं उन्हें कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। कैपिटल गुड्स दिस आर दोज गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। जो कंज्यूमर गुड्स को तैयार करने के लिए यूज की जाती है मशीनरी, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कैपिटल गुड्स। तो एक इकोनॉमी की जो फर्स्ट नंबर पे प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि किस चीज की प्रोडक्शन की जाए। क्या कंज्यूमर गुड्स बनाई जाए या कैपिटल गुड्स बनाई जाए? क्या कंज्यूमर गुड्स बनाई जाए या कैपिटल गुड्स बनाई जाए? सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इस बात में रहता है एक प्रोड्यूसर को। तो कहीं ना कहीं जो व्हाट टू प्रोड्यूस की जो ये प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है किस चीज़ से?
वो रिलेटेड है सिलेक्शन ऑफ गुड्स से। ये आपने ध्यान रखना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ गुड्स, जिसमें एक प्रोड्यूसर कंफ्यूज होता है किस चीज में, कि कैपिटल गुड्स बनाई जाए या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाई जाए। कैपिटल गुड्स बनाई जाए या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाई जाए। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम नंबर 2, एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में जो सेकंड नंबर पे आती है, वो है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोडक्शन किया जाए। सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। तो दो टेक्निक्स का यूज किया जाता है, एक होती है हमारी LIT और एक होती है हमारी CIT। अगर बात करें फुल फॉर्म की तो LIT की फुल फॉर्म होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक और सेकंड पे CIT, इट मींस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि दो टेक्निक्स का यूज किया जाता है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाएगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाएगा। तो डिस्कस करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के बारे में कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है हमारी जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लेबर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें हम लेबर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कंपेयर टू कैपिटल। मतलब कैपिटल का मतलब है यहां पे मशीनरी। लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कंपेयर टू मशीनरी, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। यहां से ही याद हो जाता है, यहां से ही क्लियर हो जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो मतलब लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा कैपिटल से। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा कैपिटल से। अब दूसरी की बात करें तो सेकंड होती है हमारी CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब इसमें क्या होगा, कैपिटल का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। कैपिटल मतलब यहाँ पे मशीनरी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए। तो इसमें टेक्निक्स का यूज किया जाता है, दो टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो जो हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है इसमें कैपिटल का ज़्यादा यूज किया जाएगा एज कंपेयर टू लेबर। तो इस टेक्निक को बोला जाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इंडिया में, हमारे भारत में कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है? इंडिया में यूज़ की जाती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे भारत में जो लेबर है, लेबर अवेलेबल एट चीप प्राइसेस। हमारे इंडिया में जो लेबर है वो चीप प्राइसेस पे अवेलेबल है, इसलिए इंडिया में ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ की जाती है मैक्सिमम टाइम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर मशीनरी का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को करने के लिए। अब क्या है कि धीरे धीरे हमारे इंडिया में हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की ओर जा रहे हैं। तो जिससे क्या होता है, जिससे जीडीपी तो इंक्रीज होगा
अब जब मशीनरी का यूज़ करेंगे तो जीडीपी तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। तो क्या होता है, क्योंकि जीडीपी क्या होता है कि एक किसी भी देश की जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई, उसकी टोटल मनी वैल्यू। तो मशीनरी का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो कहीं ना कहीं जीडीपी इंक्रीज होगा, पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होगा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आने से क्या होता है कि जो लेबर्स है उसको निकाल दिया जाता है, तो उससे जो सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में आती है वो आती है जॉबलेस ग्रोथ की। कौन सी? जॉबलेस ग्रोथ की। इट मींस कि इन वन साइडेड जीडीपी इज इंक्रीज्ड बट अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो इंक्रीज, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है किस चीज से? सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। ये आपने ध्यान रखना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने क्या डिस्कस किया, सॉरी हाउ टू प्रोड्यूस। जो हाउ टू प्रोड्यूस है वो रिलेटेड है किससे? सिलेक्शन ऑफ टेक्निक से, क्योंकि हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कैसे टेक्निक, किस टेक्निक को यूज़ किया जाए। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है सेकंड नंबर पे वो रहती है कि किस चीज़ से प्रोडक्शन किया जाए, किस टेक्निक का यूज़ किया जाए, क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाए या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाए। तो जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू कैपिटल। और जो हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, उसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल मतलब मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लेबर, तो उसे बोला जाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो आपने याद रखना है कि हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम यूज़ की जाती है वो अभी तक लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है, पर धीरे धीरे क्या है, लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो उससे क्या है, वन साइडेड जीडीपी इज इंक्रीज्ड बट आल्सो अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो इंक्रीजेस। तो इट क्रिएट्स द सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ इन अ इकोनॉमी। ये क्या करती है, एक इकोनॉमी में जॉबलेस ग्रोथ की जो सिचुएशन है उसे इंक्रीज करती है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा पर आपके कॉन्सेप्ट सभी साथ साथ में क्लियर हो जाएंगे और आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत, आपको रट्टा मारने की या कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ में क्लियर हो जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट आएगा हमारा फॉर whom टू प्रोड्यूस। थर्ड नंबर पे हमारा पॉइंट आएगा फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब इस वाले पॉइंट में जो ये थर्ड नंबर पे प्रॉब्लम है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, पर इसमें है कुछ नहीं, बहुत इजी है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। तो आपने इसमें ध्यान रखना है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें हैं वो, कि क्या सेल्फ कंजप्शन के लिए, क्या अपने लिए प्रोडक्शन किया जाए, क्या सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाए, या फिर सेकंड होता है मार्केट एक्सचेंज, या फिर मार्केट एक्सचेंज के लिए प्रोडक्शन किया जाए। या फिर इसमें जो मेन है वो है कि इस चीज़ में कंफ्यूजन होता है कि क्या सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाए या फिर मार्केट के लिए प्रोडक्शन किया जाए। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है। तो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें क्या है, हमारे देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड फोर्थ नंबर पे आता है एंटरप्रेन्योर। तो एक आता है हमारा इसमें पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। एंटरप्रेन्योर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड में आता है हमारा जो हमारे लैंड, लेबर और कैपिटल
जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, है ना, जिसमें हम बात करते हैं सेल्फ कंजप्शन की, क्या अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाए या फिर मार्केट एक्सचेंज के लिए प्रोडक्शन किया जाए। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। तो जिसमें जो एंटरप्रेन्योर है वो कन्फ्यूजन में रहता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए और लैंड, लेबर और कैपिटल हैं जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। तो ये था हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे चैप्टर यूटिलिटी, जो इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यूटिलिटी और डिमांड के, जो चैप्टर में जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी, जो उनमें इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट उसमें डेफिनेशंस हैं उनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट उनमें फैक्ट्स हैं उसके बारे में। अगर बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। डिस्कस करेंगे इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो अब हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो हमने, जो ये है वो सेकंड वीडियो है, तो हमारी फर्स्ट वीडियो में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कि कंज्यूमर, हु इज कंज्यूमर, हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, who consumes goods and सर्विसेज। कंज्यूमर कौन है जो कंजप्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है स्टेज ऑफ बैलेंस। हमने काफ़ी क्लासेस में पढ़ा है, 6 से पढ़ रहे हैं हम, बट इज इक्विलिब्रियम साइंस में भी था। तो स्टेज ऑफ बैलेंस होता है हमारा इक्विलिब्रियम, जहां पे क्या होता है, where there is no profit और नो लॉस। जहां पे उस स्टेज पे क्या है, ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो कंज्यूमर कौन है? हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंजप्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कौन है? वो कंज्यूमर है। और इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है हमारा स्टेज ऑफ बैलेंस, मतलब जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमारा 50-50 स्टेज ऑफ बैलेंस, वेयर देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। जहां पे ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना तो कोई वहां पे लॉस होगा, उस स्टेज को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। अब इसमें डिस्कस करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूटिलिटी के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी होती क्या है? यूटिलिटी होती है द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब ध्यान से समझना क्या चीज हुई यूटिलिटी, मतलब किसी गुड्स की वो पावर, किसी कमोडिटी की वो पावर जो हमारी वांट को कंप्लीट करे, उसे बोला जाता है यूटिलिटी। जैसे माना कि मुझे प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, गर्मियों का टाइम है, मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी की ज़रूरत है, तो क्या है,
वहाँ पे जो वाटर है वो एक ऐसी कमोडिटी है, जो वाटर है, जो पानी है, वो एक ऐसी कमोडिटी है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। मतलब वाटर में वो कैपेबिलिटी है, वो पावर है जो क्या करेगी, हमारी वांट को सेटिस्फाई करेगी। तो उसे बोला जाता है यूटिलिटी, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी की वो पावर, वाटर की वो पावर जो हमारी क्या करे, वांट को सेटिस्फाई करे, उसे बोला जाता है यूटिलिटी। अब इसमें जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है टोटल यूटिलिटी। इसमें सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, क्या होती है, इट इज द टोटल विच इज ड्राइव्ड बाय द कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ द यूटिलिटी। कैसे ड्राइव की जाएगी, जैसे मैंने क्या किया, मैंने वाटर का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, वाटर का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, तो इसे मैंने नाम दिया U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN। मतलब यूटिलिटी के बारे में फिशर्स ने एक बोला था कि हम क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, किसमें, यूटिल्स में। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम क्या कर सकते हैं, कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में। जैसे मुझे प्यास लगी है तो क्या है, जब मैं वाटर का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करूंगा तो फर्स्ट यूनिट से मेरे को कितनी यूटिल्स मिली, ये हम मेजर कर सकते हैं। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इट इज द सम ऑफ ऑल यूटिलिटी, इट इज द सम ऑफ ऑल यूटिलिटी। मतलब जो मैंने वाटर का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, मुझे उससे कितने यूटिल्स मिले, मैंने वाटर का सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, मुझे उससे कितने यूटिल्स मिले, मैंने वाटर का थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, उससे मुझे कितने यूटिल्स मिले। तो एस प्लस UN, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम टाइम ये वर्ड यूज किया जाता है, वर्ड का नेम है मार्जिनल। क्या नाम है, मार्जिनल। तो इस वर्ड का जो यूज़ है वो कम से कम 5-6 डेफिनेशनों में यूज़ किया जाता है, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आराम से हम समझेंगे कि मार्जिनल वर्ड का क्या मतलब होता है। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो मार्जिनल वर्ड का यूज़ इकोनॉमिक्स में आएगा, जहाँ भी मार्जिनल वर्ड दिखेगा तो मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। क्या मतलब होता है, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। तो जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड का यूज किया जाता है, कहां कहां किया जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पे मार्जिनल वर्ड का यूज किया जाता है। तो मार्जिनल का मतलब होता है क्या, एडिशनल, एक एडिशनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल जो यूटिलिटी है उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी। आपने ध्यान रखना है क्या मतलब है एडिशनल, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी which is derived by the consuming, it is the additional utility which is derived by consuming additional unit, additional unit and चेंज इन टोटल यूटिलिटी। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एंड चेंज इन टोटल यूटिलिटी मतलब क्या हुआ, मुझे प्यास लगी, मैंने वाटर का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, उसके बाद मैंने वाटर का सेकंड यूनिट कंज्यूम किया। तो जब मैंने सेकंड से थर्ड यूनिट पे गया, जब मैंने एडिशनल यूटिलिटी पे गया, तो मेरी जो यूटिल्स थी, मेरी जो वांट्स थी, उसमें कितना चेंज आया, मेरी सेटिस्फेक्शन में कितना चेंज आया, उसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसे ध्यान से देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी TUN माइनस TUN माइनस 1।
तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी, एक एडिशनल यूटिलिटी जो कैसे आई थी, विच इज ड्राइव्ड बाय द कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट एंड चेंज इन टोटल यूटिलिटी। ये आएगी जब मैंने वाटर का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे कितने यूटिल्स मिले, जब मैं फर्स्ट यूनिट से सेकंड पे गया, जब मैं एडिशनल यूटिलिटी पे गया, क्या है, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी, जब मैं फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट पे गया तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी थी उसमें कितना चेंज आया, उसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव के बाद जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यूटिलिटी हम थोड़ा सा और अगर एक बात करें एग्जांपल की, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो जो फूड है उसमें वो पावर है जो मेरी वांट को, मेरी भूख को सेटिस्फाई करे, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मानना कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया फूड का, सेकंड बाइट ली, थर्ड बाइट ली, तो जो मेरी यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, उस समय वो पॉजिटिव में रहती है। जब मुझे टेस्ट आना, उसके बाद मुझे टेस्ट आना सारा नॉर्मल हो गया, मतलब ऐसा लगा कि नहीं अब कुछ एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिल रही, उस लेवल पे वो ज़ीरो हो जाती है, जहाँ पे हमारा टेस्ट हमारा जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। हमें पता नहीं लगता कि हम जैसे हम कंजप्शन करते हैं, कंज्यूम करते हैं कई बार, जैसे स्वीट्स होगी, जैसे रसगुल्ला, पहला रसगुल्ला खाया तो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेकंड रसगुल्ले पे जाएंगे, सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें थोड़ा कम यूटिलिटी मिलेगी, जब थर्ड रसगुल्ला खाएंगे तो उससे हम थोड़ा और कम यूटिलिटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग पॉइंट्स पे हमारी जो यूटिलिटी है वो पॉजिटिव रहती है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमें टेस्ट का पता नहीं लगता, तो उस पॉइंट पे हमारा जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो ज़ीरो होती है। और नेगेटिव कब आ जाती है? जब हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उस टाइम हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाती है। जब हम रसगुल्ले का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं और हमारी उससे तबीयत ख़राब हो जाती है या एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में हो जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी के बाद अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिमांड के बारे में कि डिमांड क्या होती है, और डिमांड के बाद हम उसमें थोड़ा सा गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, थोड़ा सा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड के बाद सब्स्टिट्यूशन गुड्स होती हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं डिमांड्स के बारे में। डिमांड, व्हाट इज डिमांड? इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब सिर्फ जैसे हिंदी में बोला जाता है मांग, सिर्फ डिमांड का मतलब डिमांड नहीं होता। एक कंप्लीट डिमांड कब होता है? डिमांड, जो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वही डिस्कस करूंगा, सिर्फ कि जो इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड होता है डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। ध्यान से समझना क्या होता है डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। डिजायर टू buy a commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to pay, तो डिमांड क्या हुआ? डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी को खरीदने की इच्छा, वो क्या है? वो डिमांड है, पर वो कंप्लीट डिमांड नहीं है। वो कंप्लीट डिमांड कब होगी? वो कंप्लीट डिमांड होगी जब हमारे साथ ये दो चीजें होगी। क्या? बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, हमारे पास जेब में पैसा होगा, एंड विलिंगनेस टू पे, और उसे खर्च करने की हमारे हिम्मत होगी। तो डिमांड क्या हुआ? डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग
परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू पे, मतलब डिज़ायर क्या हुई, डिज़ायर हमारी इच्छा जो उस गुड्स को, उस कमोडिटी को खरीदने के लिए है, डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी, पर उसके साथ साथ हमारी जो जेब है उसमें पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है और साथ में उसे खर्च करने की हिम्मत, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, तब वो कंप्लीट डिमांड होती है एक इकोनॉमी में। अब इसमें आता है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसमें अगर इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज इंक्रीज्ड, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज इंक्रीज्ड द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटीज डिक्रीज, अगर किसी गुड्स के, किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उस कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। और दूसरी साइड इफ प्राइस इज डिक्रीज्ड, अगर प्राइस कम होते हैं तो उस गुड्स की, उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इज डिक्रीज, अगर किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उस कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। और सेकंड नंबर पे इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज, अगर किसी कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड बहुत ईजी है, इसमें क्या है कि अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड डिक्रीज होगी और जब प्राइस कम होंगे तो उस पॉइंट पे हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, कुछ गुड्स के बारे में हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे जल्दी से। जैसे कि है, एक होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन गुड्स, सब्स्टिट्यूशन गुड्स। तो पॉइंट से क्लियर होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया हमने गुड्स को, क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। क्यों किया, प्राइस इंक्रीज होने से। अब इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या हुआ, इफ द प्राइस ऑफ अ टी, अगर टी के प्राइस की बात करें, टी के प्राइस की बात करें तो टी के प्राइस इंक्रीज हुआ, टी का प्राइस इंक्रीज हुआ, चाय का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो लोग शिफ्ट हो गए किस पे, कॉफी पे। लोग शिफ्ट हो गए कॉफी पे, टी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोग शिफ्ट हो गए कॉफी पे। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन गुड्स, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो जाए तो लोग उसका क्या करते हैं, लोग उसका सब्स्टिट्यूशन निकाल लेते हैं, उसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन गुड्स। उसके बाद आती है हमारी सेकंड नंबर पे गिवन गुड्स। अब ये ध्यान रखना आप कि गिवन गुड्स कौन सी होती हैं, गिवन गुड्स होती हैं कि अगर गुड्स के प्राइस इंक्रीज हुए, किसी गुड्स के प्राइस इंक्रीज हुए तो उसकी डिमांड इंक्रीज हुई। थोड़ा अटपटा सा लगता है पर ऐसा रियल सिचुएशन में होता है कि क्या है, गिवन गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज द डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हुए तो उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, उस गुड्स को बोला जाता है गिवन गुड्स। कि क्या हुआ, गिवन गुड्स कौन सी हुई, जिसमें इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज, किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हुए तो प्राइस इंक्रीज के होने से, प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड इंक्रीज हुआ, तो उस सिचुएशन को, उसको बोला जाता है गिवन गुड्स। उसके बाद आती है हमारे कंप्लीमेंट्री गुड्स। कौन सी, कंप्लीमेंट्री गुड्स। The price of these commodities are depend to each other, are depends to each other। इन कमोडिटी के प्राइस जो हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स के, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल हो गया, कार एंड पेट्रोल हो गया। जैसे अगर माना पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते हैं, माना कि पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुए। जैसे पहले 80 रुपये था, अब पहुंच गया 100 रुपीज़ पे। कितने पे पहुंच गया जी, 100 रुपीज़ पे। पहले प्राइस था 80 रुपये, अब हो गया पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ पर डिमांड जो थी वो कार की कम हुई, जो कार की डिमांड थी वो डिक्रीज हुई, वो कम हुई। तो
इस सिचुएशन को, इसमें इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है कंप्लीमेंट्री गुड्स। इसके बाद भी कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें आपने कैसे याद रखना है इसको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये चैप्टर नंबर 4 में है, +1 जो डिमांड के बाद आता है चैप्टर, कौन सा चैप्टर, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको भी एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि 2 टाइप्स की इलास्टिसिटी होती है। एक ऐसी इलास्टिक होती है कि जिसे हम खींचें तो वो खिंच जाती है, वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, वो मोर इलास्टिक होती है। एक होती है जो खींचने पे भी नहीं खींचती, उसे बोला जाता है लेस इलास्टिक, है ना, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक होती है मोर इलास्टिक, थोड़ा सा बताऊंगा बेसिक सा, एक होती है लेस इलास्टिक। अब कैसे याद रखना, एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। मोर इलास्टिक कौन सी हुई और लेस इलास्टिक कौन सी हुई? मोर इलास्टिक हुई जैसे कोई ऐसी गुड्स जिसके मल्टीपल यूजेस हो, कोई ऐसी गुड्स जिसके मल्टीपल यूजेस हो, वो कौन सी हुई? वो हुई हमारी कौन सी? मोर इलास्टिक। कोई ऐसी गुड्स जिसके सिंगल यूज हो, सिंगल यूज, तो वो कौन सी हुई हमारी? वो हुई हमारी लेस इलास्टिक। जिसके सिंगल यूज होगा वो कौन सी हुई? वो हुई हमारी लेस इलास्टिक, वो हुई हमारी लेस इलास्टिक। तो एग्जांपल लेते हैं हम किसका? मल्टीपल यूजेस का। जैसे मानना कि मिल्क है, तो मिल्क क्या है? मिल्क के मल्टीपल यूजेस हैं। मिल्क की हम क्या बना सकते हैं? स्वीट्स बनाएंगे, उसके बाद टी, कर्ड, बटर, आइसक्रीम, गर्मियों में आइसक्रीम। तो ऐसी गुड्स जिनके मल्टीपल यूजेस हों, उनकी डिमांड क्या होती है? उनकी डिमांड होती है मोर इलास्टिक। क्या डिमांड होती है? मोर इलास्टिक। और कोई ऐसी गुड्स जिसका कोई सिंगल यूज हो, उसकी क्या डिमांड होती है? उसकी होती है लेस इलास्टिक। तो ये है कुछ जो कॉन्सेप्ट्स थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। इसके बाद भी हमारे पास चैप्टर्स हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, है ना। तो वो कुछ उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, जो चैप्टर जो +1 का चैप्टर है, चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है, वहाँ से लेके बेसिक सा किया हमने किस चैप्टर तक? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।